देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सामने दोस्तों पहले से बताएंगे जहां पर माफी के साथ में ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का एक बड़ा ऑफर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने आखिर माफी मांगने के लिए क्यों बोला और शामिल होने के लिए कौन सा निमंत्रण भेजा गया है। दोस्तों इसी के साथ में ममता बनर्जी को इसी टाइम एक और तगड़ा झटका लगा जब उनके सबसे करीबी नेता माने जाने वाले व्यक्ति पर ईडी का नोटिस गया और पलटी तुरंत मारते हुए अंतिम बचे 5 नेताओं में से एक और नेता गायब हो गया। दोस्तों इसके बाद अभिषेक बनर्जी समेत केवल 4 और नेता बचे हुए हैं। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों क्या है। और 17 जुलाई यानी कल से शुरू होने जा रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। बताएंगे कहां से शुरू होने वाला है और कितना आगे बढ़ेगा। इसी के साथ में देहरादून के अंदर होने वाले राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर क्या बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्या ये कैंसिल हो चुका है या फिर कांग्रेस पार्टी ने नया रास्ता निकाल लिया है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी से माफी मांगकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में संबंधों में सुधार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों रिश्तों में सुधार के संकेत देते हुए कांग्रेस पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शहीद दिवस के कार्यक्रम का न्योता भेजा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कई दशकों के बाद ममता बनर्जी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। दोस्तों 1993 के आंदोलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के 1-2 नहीं बल्कि 13 कार्यकर्ताओं की गोलीबारी में हत्या हो गई दोस्तों। और ममता बनर्जी उस समय युवा कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी और युवा कांग्रेस की सबसे बड़ी हेड थी दोस्तों। उनके नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था। 21 जुलाई 1993 की घटना जिसमें 13 युवा कांग्रेस के लोगों की जान जाती है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बनाती है यानी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर जब नई पार्टी टीएमसी बनाती है तो वो भी 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों की जान जाती है लेकिन उनको टीएमसी का नेता बताकर ममता बनर्जी इतने सालों तक लगातार शहीद दिवस मनाती रही दोस्तों। लेकिन इस बार 21 तारीख को होने वाले शहीद दिवस के मौके पर ममता बनर्जी को मात्र 2500 लोगों की मौजूदगी में रैली करने की इजाजत दी गई है दोस्तों। उसके लिए भी कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के शहीद दिवस कार्यक्रम को कमजोर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इंडियन यूथ कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस के लोगों के बलिदान को भुलाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो इस मामले को जोर शोर से मनाएंगे यानी शहीद दिवस के मौके पर जोर शोर से कांग्रेस पार्टी मैदान में कूदने जा रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी शहीद दिवस मनाने के लिए 21 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में शहीद मीनार के मंच पर अगर ममता बनर्जी आ जाएंगी दोस्तों तो ये एक तरीके से उनका प्रायश्चित होगा ये कहने का कि टीएमसी के लोग थे और जो उन्होंने शहीदी दिवस मनाया तो वो टीएमसी के नाम पर टीएमसी के मंच पर मनाया करती थी। टीएमसी पार्टी का नाम देकर शहीद दिवस मनाया करती थी जबकि युवा कांग्रेस के लोगों की जान गई थी दोस्तों। तो इतिहास को पलटने की कोशिश भी की गई लेकिन कांग्रेस पार्टी ने छोटी सी उम्मीद ममता बनर्जी से की है उनको निमंत्रण देकर कि ममता बनर्जी हमारे साथ में आए और केवल ये बोलते कि कांग्रेस पार्टी से जाना उनके लिए एक गलत फैसला था। कांग्रेस पार्टी के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शहीदी दिवस जो पहले मनाया जाता था वैसा ही मनाया जाए। ममता बनर्जी हमारे साथ में आकर खड़ी हो, केवल ये बोलते कि कांग्रेस से जाना उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी से ये बोलने की उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है जिस पर मीडिया की अलग अलग तरीके की रिपोर्टें हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए थे इसीलिए ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में आना चाहिए और मंच पर आकर उनको इस बात को स्वीकार भी करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है दोस्तों। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। टीएमसी नाम का संगठन तो कोई नहीं बचा, केवल ममता बनर्जी जो चेहरा है वो बची हुई है जिनके नाम पर 41% लोगों ने पिछली बार वोट डाला है। आगे वो वोट डालेंगे केवल चेहरे के नाम पर। एक बड़ा सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि जो पार्टी की संरचना है पूरी वो उनके हाथ से ममता बनर्जी के हाथ से निकल गई है। आधी पार्टी को ऋतव्रत बनर्जी ने कब्जा लिया और आधी पार्टी पर काकोली घोष दस्तार ने अपना कब्जा करके दूसरी पार्टी में विलय करवा लिया। तो ममता बनर्जी के पास अब कुछ नहीं बचा दोस्तों। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के सर्कल यानी आसपास के जो 4-5 बड़े नेता थे जो अभी बचे हुए थे, इसमें मदन मित्रा का नाम भी चल रहा था, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा का नाम चल रहा था दोस्तों। अब ये धीरे धीरे करके ये लोग भी शिफ्ट मारने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आता है जहां पर ममता बनर्जी के सबसे करीबी जिससे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी दोस्तों उसने भी पलटी मार दी। जो अपडेट है वो ये की अभी जो बगावत हुई तो उसमें एक नेता जो खुलकर इन सारे बागियों के खिलाफ बोल रहा था दोस्तों वो मदन मित्रा थे। मदन मित्रा से सभी उम्मीद कर रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ में काफी अंत तक खड़े रहेंगे दोस्तों, लेकिन ये लोग भी अब अंत तक खड़े होने को तैयार नहीं है। दबाव भी इतना ज्यादा है क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि जांच का सामना कर रहे नेताओं सिद्धांतों की बजाय राजनीतिक सुविधा को चुन रहे हैं और ये बात एकदम सच है। मदन मित्रा के लिए भी सच है दोस्तों। जो मदन मित्रा ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे दोस्तों। एक टाइम में इनको अभिषेक बनर्जी से भी करीबी ममता बनर्जी का बताया जाता था। ऐसे में इनके परिवार को
ईडी का समन जाता है और 2 दिनों के बाद ये पलटी मारते हैं दोस्तों, और मदन मित्रा सारे सिद्धांत भूलकर उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटे को ईडी के द्वारा भेजे गए समन पर पलटी मार देते हैं दोस्तों। इस मामले पर ममता बनर्जी ने भी कहा कि जो व्यक्ति यानी मदन मित्रा की ओर उनका इशारा था दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आज गया है उसने कल ही हमें बताया था, उसे और उसके परिवार को समन मिला है, तभी हमें समझ में आ गया कि वो पाला बदल सकते हैं। इस फैसले से अभिषेक बनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोलकर कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग समन के नाम पर पार्टी छोड़ दे रहे हैं। तो ममता बनर्जी के आसपास अब केवल 2-3 जने बचे हुए हैं, एक महुआ मोइत्रा है, एक कल्याण बनर्जी है और एक डेरेक ओब्रायन बचे हुए हैं दोस्तों। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सबसे करीबी लोग अगर पलट सकते हैं तो कोई भी पलट सकता है, इसीलिए ये उम्मीद लगाना कि कल्याण बनर्जी या फिर महुआ मोइत्रा या फिर डेरेक ओब्रायन ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, ये भी अपने आप में एक बेईमानी है। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पार्टी का जो संगठन था वो उनके हाथ में नहीं है, और ममता बनर्जी बेशक एक चेहरा है लेकिन उनको एक संगठन की जरूरत पड़ेगी, और अगर संगठन की भूमिका कोई निभा सकता है तो कांग्रेस पार्टी निभा सकती है। पार्टी के पास पूरे बंगाल में अपना कैडर है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ उनको आना चाहिए। अपने अहंकार की लड़ाई को छोड़कर दोनों पार्टियों को, दोनों लोगों को साथ में आना चाहिए, एक दूसरे के लिए खाना पूर्ति करेंगे और इसे दोनों को फायदा मिलेगा। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिला कांग्रेस कमेटी ने 17 जुलाई से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रस्तावित आंदोलन का पूर्ण समर्थन करने का ऐलान किया है दोस्तों। यानी कल से ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए जिला के अध्यक्ष दीपक भाटी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि वो किसानों के लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी आंदोलन में उनके साथ खड़ी रहेगी, किसानों के साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि आबादी निस्तारण 10%, विकसित भूखंड और लीज बैक, बढ़ा हुआ मुआवजा, विस्थापित किसानों के अधिकार और स्थानीय युवाओं को रोजगार जैसे अहम मुद्दे भी लंबित हैं। इन मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं होने पर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसानों के हित के खिलाफ गठित विशेष जांच दल यानी SIT के गठन से असंतोष बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन और प्राधिकरण ने समय समय पर समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा तय करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अधिकांश वादे केवल कागज तक सीमित है। यहाँ तक कि पहले हुए लिखित समझौते को भी अब अधिकारी मानने से इनकार कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देहरादून के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की होने वाली रैली को लेकर एक बड़ी अपडेट आती है दोस्तों। कल राहुल गांधी देहरादून में मौजूद रहेंगे। पहले परेड ग्राउंड के अंदर राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी की रैली होने वाली थी दोस्तों। छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन ये कार्यक्रम रातों रात बदल दिया गया दोस्तों। यानी परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी गई और दावा किया गया कि केंद्र सरकार का कार्यक्रम यहाँ पर पहले से चल रहा है, जिसको 2-3 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी जब तक राहुल गांधी की रैली का टाइम नहीं हो जाता तब तक परेड ग्राउंड को पूरी तरीके से कब्जा करके रखा जाएगा। इसके बाद समझ में आ गया कि ये जानबूझकर किया गया ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम को रद्द किया जाए। फिर कांग्रेस पार्टी ने दूसरा विकल्प तलाश लिया है दोस्तों। पार्टी ने अब फैसला लिया है कि परेड ग्राउंड के अंदर ये लोग रैली नहीं होने दे रहे तो हम दूसरा रास्ता अपनाकर रैली तो करेंगे ही, लेकिन परेड ग्राउंड की जगह कांग्रेस पार्टी ने रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल मैदान के अंदर रैली करने का फैसला लिया है। तो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम तो होगा दोस्तों, लेकिन जो हरकतें बीजेपी के नेताओं ने की है, खासकर भाजपा की सरकार ने इनडायरेक्ट तरीके से राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश की है दोस्तों। और उनके कार्यक्रम से 2 दिन पहले कहा गया कि ग्राउंड बुक नहीं हो पाएगा और इसके बाद आनंद फानन में दूसरा ग्राउंड बुक करना पड़ रहा है जो पिछले वाले से छोटा है। तो इसे समझ जाइए कि किस स्तर पर परेशानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के खिलाफ, यानी विपक्ष के लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की कोर्ट ने एक राहत भरी खबर दी है दोस्तों। यानी उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया गया था जिसमें अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने, आपत्तिजनक टिप्पणी करने के प्रकरण में MP MLA विशेष न्यायालय से मांग की गई थी कि राहुल गांधी की आवाज की निगरानी की जाए, यानी जांच किया जाए कि राहुल गांधी ने क्या अमित शाह को लेकर कटाक्ष किया है, क्या अमित शाह पर तंज कसा गया है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी कराने की कोई जरूरत नहीं है। जज श्याम मोहन जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता की उस रिवीजन याचिका को निरस्त कर दिया दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी की आवाज दाखिल CD से मिलाने की मांग की गई। उनका प्रार्थना पत्र विशेष मजिस्ट्रेट ने भी निरस्त कर दिया। अमान हानि के मूल मुकदमे में 18 जुलाई को भी सुनवाई होने वाली है। यानी राहुल गांधी के वॉइस सैंपल को इकट्ठा करके जांच करने की बातें चल रही थी। यानी सारी कोशिशें ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी को जेल में डाल दिया जाए कैसे भी, और बार बार कोशिश करने के बावजूद राहुल गांधी डंके की चोट पर चुनौती बीजेपी को पेश कर रहे हैं दोस्तों। यही भाजपा के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है कि आखिर कांग्रेस
पार्टी कब बीजेपी का पिंड छोड़ेगी, कब भाजपा को जो मन करना है वो करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है दोस्तों। और अब जब संसद का सत्र शुरू होगा तो बीजेपी वाले एक एक कदम फूक फूक कर रखेंगे, क्योंकि पता है कि अगले दिन से इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो डंके की चोट पर ही एकजुट होकर बीजेपी को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल देंगे। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद के अंदर विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दोस्तों। सुनवाई के दौरान एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIEB ने सुप्रीम कोर्ट में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 दुर्घटना से जुड़ी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने और समांतर जांच कराने की मांग का विरोध किया दोस्तों। ब्यूरो ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि विमान दुर्घटना की जांच से जुड़े कानून के तहत केवल AIB को ही ऐसी दुर्घटनाओं की जांच करने का अधिकार है और जांच से जुड़ी संरक्षित सामग्री का खुलासा करने की अनुमति नहीं है। AIB ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ये भी बताया कि उसे उम्मीद है कि एयर इंडिया AI 171 हादसे की जांच पूरी करके अक्टूबर 2026 तक अंतिम रिपोर्ट सौंप देगी। ब्यूरो ने जांच एयरक्राफ्ट रूल्स 2025 और अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO के मानकों के तहत जांच की जा रही है, ऐसा दावा किया गया। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर AIB संस्थान कॉकपिट रिकॉर्डिंग जारी करने की इजाजत क्यों नहीं दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों विमान हादसे को लेकर एक साल के अंदर तो सही से जांच हो जानी चाहिए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए भी नहीं पहुंचे, जबकि उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई लोगों की जान चली गई दोस्तों। तो इस पर तो श्रद्धांजलि देना चाहिए था, लेकिन मामले को दबा दिया गया है और इस पर ना तो कोई रिपोर्ट दी गई है, ना नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। क्योंकि अगर श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे तो लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि एक साल हो गया, जांच पड़ताल की रिपोर्ट में क्या कुछ आई है बताइए। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि विमान हादसे के बाद जो रिपोर्ट आना होता है वो रिपोर्ट नहीं आती और टाइम बीता चला जाता है, उसके बाद लोग उस मामले को भूल जाते हैं। अजित पवार के हादसे को लेकर भी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, तो इस पर आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि उनके चाचा शेख मुस्तफा कमाल के निधन के बावजूद राज्य के अंदर जो आम जनता की सबसे बड़ी मांग है पूर्ण राज्य का दर्जा, उसे लेकर दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा। अब्दुल्ला ने इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने, राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को तूल दिया है दोस्तों। अनुचित देरी किया जा रहा है और 20 जुलाई को यानी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, नेशनल कैपिटल के अंदर प्रदर्शन करेंगे दोस्तों। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि बार बार मांग की जा रही है और बीजेपी के लोग मामले पर कन्नी काट रहे हैं। 20 जुलाई से यानी 3-4 दिनों के बाद अब शुरू होने जा रहा है संसद का सत्र दोस्तों, जो 13 अगस्त तक चलने वाला है। तो काफी दिलचस्प रहेगा पूरा कार्यक्रम। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के फ्रंटल संगठनों को एक्टिव करने के लिए पार्टी के प्रभारी ने फ्रंटल संगठन के लोगों से मुलाकात की है दोस्तों। राजेंद्र पाल गौतम जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने बैठक में भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस NSUI यानी छात्र संगठन और महिला कांग्रेस सेवा दल और इंटक यानी ट्रेड यूनियन कांग्रेस को इकट्ठा करके बैठक बुलाई दोस्तों। और उनके साथ में संगठन को आगे बढ़ाने, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और बेहतर समन्वय स्थापित करने और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम चाहते हैं कि जब भी संगठन की ओर से कोई प्रदर्शन की बात हो या फिर आंदोलन की बात हो तो सबको अपने अपने स्तर पर उतरकर आपस में कोऑर्डिनेशन करके विरोध करना चाहिए। इसे होगा ये कि सबको अपने अपने विरोध करने का मौका मिलेगा और पार्टी एक सुर में मुद्दे को उठा पाएगी। इसीलिए सारे जो संगठन है, जो फ्रंटल संगठन है, वो मिलकर काम करे तो बेहतर होगा और इसीलिए समन्वय बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे बड़ा काम 2014 के बाद किया वो ये कि अपने संगठन का विस्तार किया दोस्तों। संगठन के विस्तार में बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो प्रियंका गांधी की रही। तो ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एकदम सही है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव की टिप्पणी सामने आती है दोस्तों। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा की उत्पीड़न की हैट्रिक है। शंकराचार्य के अपमान व मंदिर में चोरी से सनातन समाज का हुआ है अपमान और शिक्षा परीक्षा धांधली से युवाओं का, वह मृतक के मां के अपमान से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है। सजातियों को छोड़कर पुलिस बुलडोजर एनकाउंटर के अत्याचार से अन्य सभी पीडीए का अपमान हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों ने उत्पीड़न की हैट्रिक लगाई है। ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते दोस्तों और इस
मामले पर लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरे आने वाले चुनाव के अंदर घेरेगी और डंके की चोट पर घेरेगी। दोस्तों वहीं पर उत्तर प्रदेश को लेकर दो तस्वीरें काफी चर्चा का विषय है। तस्वीरें ये है कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके ऑफिस में मौजूद रहते हैं या उनके आवास पर मौजूद है दोस्तों, जहां पर बड़ी सी एक देश के पूर्व या यूं कहिए कि स्वर्गीय पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की फोटो लगी हुई है दोस्तों, और सरदार पटेल की फोटो के पास अमित शाह की फोटो है और वो वैसे ही बैठते हैं जैसे सरदार पटेल बैठते थे। ऐसा अमित शाह इसलिए करते हैं ताकि जो कैमरे से फोटो खींची जाए, फोटो ऐसी खींची जाए कि ऐसे लगे कि अमित शाह ही क्या सरदार पटेल है, यानी एक तरीके से लोगों के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। बहरहाल ये जो फोटो है, इस फोटो के अंदर अमित शाह दिखाई दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे बैठे हुए हैं झुककर दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि वो अमित शाह के दबाव में काम कर रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय ने ये पोस्ट किया है जिसमें योगी आदित्यनाथ का शारीरिक भाषा अमित शाह के सामने काफी दबा दबा दिखाई दे रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की तस्वीरें साझा की है दोस्तों, जिसमें ये तस्वीर नहीं है। तो इससे पता चलता है कि दोनों के बीच में किस तरीके की खटास है दोस्तों, और दोनों का मंत्रालय अपने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रयास तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जनता पकड़ने लगी है तो लोग समझ रहे हैं कि किस दिशा में इनके आपस के रिश्ते हैं दोस्तों। और बॉडी लैंग्वेज से बड़ा कुछ नहीं होता, ये बता देता है कि दो लोगों के बीच में किस तरीके की बातचीत, किस तरीके की समन्वय है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ महादेव ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बीजेपी के नेता विकास गर्ग को गिरफ्तार किया है दोस्तों। महादेव सट्टे से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जोड़कर देखा जाता पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमकर आलोचना की गई दोस्तों, ये बातें एकदम गलत थी। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि कांग्रेस के नेता की जगह भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को पकड़ लिया गया है दोस्तों। दिल्ली बीजेपी के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक विकास गर्ग को अगस्त 2024 में इस पोस्ट पर बीजेपी ने नियुक्त किया था। 8 महीने के बाद ईडी ने उनकी कंपनी पर छापा मारा, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी ने गर्ग, उनके परिवार और कंपनी से जुड़ी हुई 940 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। महादेव ऐप खुद को खेल संबंधित जानकारी का प्लेटफॉर्म बताता है, लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अवैध सट्टेबाजी और सिंडिकेट चलाने के लिए किया गया। बेनामी बैंक खातों, क्रिप्टो करेंसी के जरिए नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया, पैसे के लेन देन के इस्तेमाल किए गए। 2023 में ये काफी सुर्खियों में मामला आया था दोस्तों, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल का नाम बार बार मीडिया के अंदर आ रहा था, बार बार ईडी वाले छापा मार रहे थे। बाद में छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताया हुआ चुनाव हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर ही एक छवि खराब इमेज उनकी बन गई दोस्तों, क्योंकि उस तरीके से मीडिया में दिखाया गया कि इतने 100 करोड़ उतने 100 करोड़ की लूट हो गई। बाद में इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक सही कदम उठाया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने पूरे देश भर के अंदर मोदी और प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा हुआ है दोस्तों। और कांग्रेस जनता पार्टी के पास उतने ही लोग हैं जिसको हाथ पैर की उंगली से गिना जा सकता है, यानी आराम से गिना जा सकता है। तो ऐसे में पत्रकार रणविजय सिंह कहते हैं कि अगर सीजेपी वालों को लगता है कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तो सीजेपी वाले के जितने भी समर्थक है, चाहे 15 है 20 है, वे लोग भी युवा कांग्रेस की तरफ से जो लाठी डंडे खा रहे हैं लोग, यानी युवा कांग्रेस जो लाठी डंडे खा रहा है, केवल इस्तीफे की मांग के लिए उनका समर्थन करे। ऐसे में दोस्तों आगे कहा जाता है कि देख रहा है देश, जब कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बुलंद कर रही है तो उस वक्त सीजेपी के लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। यानी कांग्रेस जनता पार्टी वालों को समझना चाहिए कि अब वो एक संगठन की तरह बर्ताव कर रहे हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं का वो समर्थन क्यों नहीं करते। इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने सबसे ज्यादा डंडे खाए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी के किराए के मकान से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमा शंकर मिश्र के किराए के घर से पुलिस को एक बैग में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं दोस्तों। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पुलिस दल ने एक अन्य आरोपी सुभाष श्रीवास्तव से जुड़ी जगह की तलाशी ली दोस्तों, और अधिकारियों के मुताबिक पुलिस हिरासत के दौरान मिश्र को साथ ले जाए गया, उसकी निशानदेही ही किराए के घर की तलाशी ली गई। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर ये मामला धीरे धीरे करके लोगों के बीच में जो चर्चा का विषय बना था, इस पर जांच की जो कोशिश की जा रही है, तो कई सारी बातें खुलकर सामने आने लगी है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहाँ पर दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर SIR की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची 29 जुलाई तक निर्धारित थी, वहीं पर अब 17 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तो इस पूरे मामले को और गहन तरीके से जांच करके आगे बढ़ाया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में ये सुनिश्चित करने के लिए बोला है किसी का गलत तरीके से नाम ना कटे, और ये बात एकदम सही भी है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
चंडीगढ़ में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR अभियान का घर घर सत्यापन पूरा हो गया। दोस्तों, चंडीगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेरणा पुरी ने बताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान 69,451 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, जिसे अब नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि SIR अभियान के दौरान 66,140 मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा किए हैं। सत्यापन में सामने आया है कि बड़ी बगावत में मतदाता शहर छोड़कर जा चुके हैं। करीब 66% मतदाता शिफ्ट पाए गए हैं, जबकि 12,000 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। 3500 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है और चुनाव आयोग के अनुसार SIR का पहला चरण 14 जुलाई को घर घर स्थापना के साथ 100% पूरा कर लिया गया है। दोस्तों, प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जाएगी। तो इस मामले को लेकर अब और ज्यादा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों की सक्रियता जरूरी है। दोस्तों, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर भी बैठकें कर रही है। SIR के मामले को लेकर चंडीगढ़ के अंदर भी पार्टी कई सारे अपने संगठन की बातचीत कर चुकी है। साथ साथ दोस्तों, विकास गर्ग बिजनेसमैन को लेकर जो बीजेपी का व्यक्ति था, दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का पूर्व MLA नंदकिशोर गर्ग का बेटा है। तो इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के काफी करीबी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन मीडिया के अंदर रिपोर्टें नहीं छप रही। दोस्तों, खासकर मामले को दबाकर जैसे तैसे कन्नी काटने की कोशिश हो रही है। वहीं पर नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जिसको 100% पेट्रोल चाहिए यानी पेट्रोल खरीदना है, बिना एथनॉल मिलाया हुआ पेट्रोल खरीदना है, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। यानी दोस्तों लगभग 170 रुपए पर लीटर का हिसाब किताब बनेगा अगर आपको पेट्रोल खरीदना है तो। यानी सोचिए कि पेट्रोल के दाम 170 रुपए कर दिए गए हैं और आम जनता को पता भी नहीं चला। पहले एथनॉल मिलाकर बेचने की कोशिश की गई, उसके बाद जो ओरिजिनल पेट्रोल है उसके दाम ही बढ़ा दिए गए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया। बहुत